फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी की और साथ में हम बात करेंगे DHFL की। सुजलॉन एनर्जी ने फिर से बाजी पलट दी है। गिरावट के बाद अब फिर से ज़बरदस्त तेज़ी की संभावना बन चुकी है। तो वो तेज़ी कहाँ तक जाएगी और क्या इस लेवल पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए सुजलॉन में, या अभी हमें वेट करना चाहिए और इससे दूर रहना चाहिए, और अगर किसी को प्रॉफिट मिल रहा है तो क्या प्रॉफिट बुक करके बाहर जाना चाहिए। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। साथ में DHFL की डील फाइनल हो चुकी है। अब DHFL पीरामल ग्रुप का हिस्सा बन चुका है। तो क्या है उस डील के फ़ायदे और क्या है आगे इसका गणित, क्या DHFL में अब तेज़ी बनेगी और जो इन्वेस्टर इसमें फंसे हुए उनका क्या भविष्य होने वाला है, कहाँ तक जाएगा ये DHFL, वो सारी की सारी जानकारी आपको इस एक वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो अगर आपने सुजलॉन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या फिर आपने DHFL में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो ये वीडियो पूरा देखिए आपके काम क्या है, और अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते तो भी ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊं पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि बहुत दिन से जो मामला आधर में लटका हुआ था, DHFL का मामला अब सुलझ चुका है। DHFL की बोली फाइनल हो चुकी है और अब DHFL पीरामल ग्रुप का हिस्सा बनने को जा रहा है। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बोली वैसे तो ओक ट्री की थी, अमेरिकन कंपनी की, लेकिन कुछ उसमें उसके माइनस पॉइंट थे। उसकी वजह से उनको दरकिनार करके इनके जो कर्जदाता थे उनकी जो कमेटी COC ने पीरामल ग्रुप की बोली को फाइनल कर लिया है। पीरामल ग्रुप ने 37,250 करोड़ की बोली लगाई थी, और जबकि DHFL के ऊपर करीब 83,873 करोड़ का कर्ज है। अमेरिकन कंपनी ओक ट्री ने इससे ज़्यादा यानी 38,400 करोड़ की बोली लगाई थी, लेकिन बैंकों की कमेटी ने पीरामल ग्रुप के पक्ष में वोटिंग की और करीब 66% वोट की ज़रूरत थी। इस बोली को जीतने के लिए 66% वोट की ज़रूरत थी, लेकिन उस पीरामल ग्रुप को मिले हैं 94 वोट, यानी 66% से बहुत ज़्यादा वोट पीरामल ग्रुप को मिले। यानी सबकी एक ही राय थी कि यह डील पीरामल ग्रुप को दी जाए। ओक ट्री को सिर्फ 45% वोट ही मिले। और सीधी बात है, पीरामल ग्रुप इंडियन कंपनी है और जो भी NCLT में ये जब मामला जाएगा, क्योंकि NCLT की तरफ से जब फाइनल होगा तभी उसके बाद में ही ये कंपनी पीरामल ग्रुप के अंडर में आ पाएगी। तो इसके लिए जो भी प्रोसीजर है, अगर ओक ट्री अगर इसको कमांड सौंपी जाती तो फिर उसमें बहुत सारे लीगल प्रॉब्लम खड़े होते और उसकी वजह से ये जो है डील फाइनल होने में बहुत सारे डिले हो जाता। इसी वजह से जो इसके कर्जदाता उन्होंने डिसीजन लिया कि हमें एक इंडियन कंपनी को ही कंपनी सौंपनी चाहिए ताकि जो भी फॉर्मेलिटी, लीगल फॉर्मेलिटी बहुत जल्दी कंप्लीट हो पाए। तो इस वजह से उन्होंने ओक ट्री की बजाय पीरामल ग्रुप को चुना है। पीरामल ग्रुप की बोली वैसे कम थी, लेकिन उसने अप फ्रंट ज़्यादा कैश पेमेंट की पेशकश की थी। जो इनको बैंकर्स ग्रुप, इसके शेयर होल्डर की जो कमेटी बनाई गई है COC, उनको जो है ऑफर पीरामल ग्रुप का अच्छा लगा। अब जो है ये वोटिंग तो फाइनल हो चुकी है और वोटिंग में जो बोली है पीरामल ग्रुप ने जीत ली है। अब COC के पास ये पूरा मामला जाएगा और इसकी कमेटी इसको अंतिम निर्णय लेगी, और अगर उन्होंने COC ने इसकी डील को मंजूर कर लिया तो फिर ये जाएगी डील NCLT के लिए, वहाँ से मंजूरी लेनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी ये मामला NCLT में चला गया है। नवंबर 2019 में RBI ने DHFL को बैंकरप्ट घोषित कर दिया था और उसके बाद में मुंबई की NCLT में इसका सारा मामला चल रहा था, और NCLT के कहने से ही इसकी जो है फिर नीलामी की प्रक्रिया शुरू की गई थी। और इस DHFL के ऊपर करीब बहुत सारी बैंकों का, नेशनल हाउसिंग बोर्ड के, म्यूचुअल फंड के और बॉन्ड्स होल्डर के पैसे बकाया है, और रकम बहुत बड़ी है। करीब 83,873 करोड़ का कर्ज है टोटल DHFL ग्रुप के ऊपर। लेकिन अब पीरामल ग्रुप की तरफ से जो मिलेंगे वो है 37,250 करोड़, यानी रकम बहुत कम आएगी। और इसकी वजह से जो बहुत सारी बैंकों को और इनके कर्जदाताओं को बहुत सारे पैसे राइट ऑफ करने पड़ेंगे, यानी जो रकम उनकी पूरी डूबी हुई है वो पूरी उनको मिल नहीं पाएगी, क्योंकि जो अमाउंट सामने आ रही है वो कम है, लेकिन जो पैसे मिलेंगे वो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक तरफ जो है पूरा मामला डूबा हुआ था और वहाँ से अगर 30% 40% की भी रिकवरी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और साथ में इस कंपनी का भविष्य सुनिश्चित हो पाएगा। यानी जो इसके शेयर होल्डर है जिन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ था DHFL में, वो पूरी तरह से डूबने की कगार पे थे, उनके पैसे सारे डूबने की कगार पे थे। तो अब कंपनी फिर से पीरामल ग्रुप के अंडर में आएगी तो हो सकता है इसका भविष्य अच्छा हो जाए, उनकी तरफ से कोई बड़ा एक प्लान लाया जाए जिसकी वजह से जो शेयरों की प्राइस है वो
बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और जो लॉस हो चुका है वो रिकवर हो जाए। जैसे कि आपने उदाहरण देखा होगा रुचि सोया का। रुचि सोया में जैसे ही बाबा रामदेव जी की पतंजलि ने उसका अधिग्रहण किया तो उसके बाद में उसकी शेयर की प्राइस बहुत नीचे से, यानी बिल्कुल जो पेनी स्टॉक था वो वहाँ से करीब 1700 के आसपास तक उसकी प्राइस पहुँच गई थी, यानी बहुत बड़ी। लेकिन उधर वहाँ एक अलग बात थी, वहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर का जो शेयर होल्डिंग हिस्सा था बहुत कम था, यानी 100 में से 1% से भी कम था। सारी की सारी जो होल्डिंग थी वो पतंजलि के पास थी, इस वजह से उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ी। लेकिन यहाँ पर मामला थोड़ा उलटा था, इतनी बड़ी तेज़ी तो नहीं बन सकती, लेकिन फिर भी कुछ अच्छी रिकवरी की संभावना बन रही है। और यह जो है एक बहुत बड़ी खुशखबरी है DHFL के शेयर होल्डर के लिए। और आगे इसमें अब पक्की मंडे को तेज़ी बन सकती है, क्योंकि न्यूज़ पॉजिटिव है। जिस डील का इंतजार था वो डील अब फाइनल हो चुकी है और इसकी वजह से एक आशा की बड़ी किरण जागी है। फ्रेंड्स, आज हम साथ में इसके सुजलॉन एनर्जी को डिस्कस करेंगे। सुजलॉन एनर्जी में लोगों को दमदार रिटर्न मिला। सुजलॉन एनर्जी के स्टॉक में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। लगातार स्टॉक करीब 350 से इसमें जो तेज़ी बनने की शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स, तो इसके बाद में ये पहले भी इसमें बहुत अच्छी तेज़ी बनी है, लेकिन ये 350 से लगातार तेज़ी बनी तो ये 480 तक गया था। नहीं, उसके बाद में इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई और ये फिर से 4 रुपये 40 पैसे तक इसकी प्राइस आई। लेकिन उसके बाद फिर इसमें ज़बरदस्त लगातार तेज़ी बनने लगी और मैंने आपको उस समय 4 रुपये के आसपास में खरीदारी का आपको मैंने बोला भी था कि आप इसको खरीद लो। और उसके बाद देखो इसमें जो तेज़ी बनी थी फ्रेंड वो करीब 8 रुपये 45 पैसे तक जाके रुकी, यानी बहुत ज़बरदस्त तेज़ी। 4.40 से सीधी 8.45 का छलांग लगाया इसने। उसके बाद में फिर इसमें गिरावट शुरू हुई। इसकी प्रॉफिट बुकिंग की वजह से लोगों ने सेलिंग प्रेशर बना दिया और स्टॉक गिरने लगा और बहुत सारे लोग यह घबरा गए और पैनिक हो गए कि भाई इसमें तो अब गिरावट बड़ी शुरू हो गई और लोगों ने अपना जो भी है होल्डिंग बेचना शुरू कर दिया। उसकी वजह से लोअर सर्किट लगने लगा लगातार और स्टॉक गिरते हुए 6.15 तक आ गया, यानी 6.15 की जो है इसने बॉटम बनाई। और उसके बाद में अब फिर से इसमें फ्राइडे के दिन तेज़ी बनी है और इसके ऊपर अपर सर्किट लग गया है कि सेंसेक्स में 550 पॉइंट की गिरावट थी, उसके बावजूद इसमें अपर सर्किट लगा। इससे एक बात समझ में आ रही है कि अब इसमें ज़बरदस्त नई तेज़ी बनने वाली है और स्टॉक फिर से यहाँ से दौड़ने लगेगा। तो फ्रेंड्स, अगर इसके हम टेक्निकल लेवल की अगर बात करेंगे फ्रेंड, तो डेली लेवल के हिसाब से पहले चेक कर लेते हैं। मूविंग एवरेजेस बुलिश निकल रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर्स वो भी बुलिश बन रहा है और मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर बुलिश बन रहा है। अगर इसके वीकली लेवल को देखेंगे, मूविंग एवरेजेस बुलिश है, टेक्निकल इंडिकेटर्स वो भी बुलिश बन रहा है और मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर वो भी बुलिश बन रहा है। अगर इसके मंथली लेवल को चेक करेंगे तो मूविंग एवरेजेस बुलिश है, टेक्निकल इंडिकेटर्स वो भी बुलिश है और मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर न्यूट्रल है। यानी आप देख लो आने वाले 1 महीने तक भी इसमें तेज़ी की पूरी संभावना बन रही है। तो जैसे ही अगर आपको इसमें मौका मिले तो आपको इसको एंट्री कर लेनी चाहिए। बहुत शानदार इसमें रिटर्न की आगे संभावना बन रही है। इसको ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए हम इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं एक बार। अगर यहाँ से अगर गिरावट होती है स्टॉक में तो कहाँ तक जा सकता है? वैसे इसमें संभावना अब नहीं है क्योंकि इसकी प्रॉफिट बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन जो पहला सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 4.40 का। स्टॉक अगर उससे भी नीचे जाएगा तो फिर जाएगा 2.40 तक। स्टॉक अगर उससे नीचे गया तो तीसरा जो सपोर्ट है वो है 1.40 का। तो यानी बड़ी गिरावट अगर होती है तो ये फिर से स्टॉक 1.40 तक जा सकता है। लेकिन जिस तरह से सुजलॉन एनर्जी ने अपना Q2 का रिजल्ट दिखाया दमदार, उससे ऐसा लग नहीं रहा है कि अब स्टॉक इतनी नीचे आएगा, क्योंकि कामकाज लगातार बढ़ रहा है कंपनी का। तो इसमें तेज़ी बनेगी तो कहाँ तक स्टॉक जा सकता है? तो जो पहला इसका टारगेट निकल के आ रहा है वो है 7.40 का। स्टॉक अगर उससे ऊपर जाएगा तो फिर जाएगा 8.40 के, यानी जो पहले हाई बनी थी उस तक। लेकिन अब की बार जो इसका जो तीसरा टारगेट निकलेगा वो है 10.40 का, यानी इस बार ये 10.5 के आसपास जाने की पूरी संभावना बन चुकी है। और आने वाले समय में ये स्टॉक भी एक मल्टी बैगर स्टॉक बनेगा, क्योंकि एक समय की ये बहुत ऊंचे लेवल पे ट्रेड करने वाली कंपनी है और कारोबार में लॉस होने की वजह से इसकी प्राइस बिल्कुल नीचे आई और ये पेनी स्टॉक बन गया। पर ये फिर से अब दौड़ेगा क्योंकि कंपनी ने Q2 में प्रॉफिट दिखाया है और इस वजह से इसमें होप बनी है कि इसकी प्राइस फिर बढ़ेगी। अगर कम्युनिटी सेंटीमेंट की अगर हम बात करेंगे तो 78% लोग इसकी बाय की कॉल दे रहे हैं, 15% सेल की कॉल है और 7% होल्ड की कॉल है। तो 78 और 7% को हम जोड़ेंगे तो 85% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। इसका मतलब बहुत लोग ज़्यादा इसको देखकर बुलिश है और इसलिए इसमें तेज़ी बनेगी, तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।